बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का वक्त था। यूँ तो मेरे पास सवारी की सहूलत मौजूद थी, लेकिन मुझे अकेले रहने की वजह से सड़कों पर फिरने की आदत पड़ गई थी। रात की खामोशी को महसूस करना मुझे अच्छा लगता था। मैं सुनसान सरहद पर जा रहा था जब मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पलट कर देखा तो ये वही लड़की थी जिसे मैं जानता था। आखिर ये मुझसे चाहती क्या है? मैंने उसे मुड़कर देखा तो वो रुक गई। मैं चलने लगा तो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो बहुत खूबसूरत थी और अंधेरी रात में उस सड़क पर मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तब उसने एक ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी, साहब कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, तुम कितने लेना चाहती हो? वो कहने लगी कि बेशक पैसे कम ले लेना, लेकिन मुझे अजियत मत देना, मेरे साथ बुरा सलूक मत करना। मैंने उसको कार में बिठा लिया और अपने ऑफिस में ले गया। रात का वक्त था, सब वर्कर्स काम करके चले गए थे। मैं उसको कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और जब उसने अपना बुर्का उतारा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो तो मेरा नाम रजा अहमद है। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल थी। काबिल सूरत नौजवान था। उस वक्त ट्रेन में बैठा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। रात का वक्त और सर्दी का मौसम और ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरे सामने सीट पर एक बूढ़ी औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर बैठी थी। शायद वो उसका नवासा या पोता था जो बीमार था। वो बार बार उसका बुखार चेक करती और उसे गले से लगाती थी। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसके साथ एक लड़की खुद को काली चादर में लपेट कर बैठी थी। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। बहुत खूबसूरत थी उसकी नीली आंखें, इंतहा से ज्यादा हसीन। उनमें जमाने भर की गहराई नजर आ रही थी। मैं कोई ऐसा शख्स न था जो लड़कियों पर नजर रखता था, और उसकी दो आंखों ने मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो भी मुझे मुसलसल देखती ही रही। ये सफर कोई तवील सफर नहीं था। हमारी मंजिल करीब थी। 1 घंटे के सफर के बाद हमारी मंजिल आ गई। हम स्टेशन पर उतर गए। रात का वक्त था। मुझे दूर से वो खड़ी नजर तो आ रही थी, लेकिन मैं पैदल जाने को तरजीह देते हुए वहां से चल पड़ा। कुछ फासले पर जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पलट कर देखा। मैंने देखा ये वही लड़की थी जिसे मैंने ट्रेन में देखा था। मैं उसके करीब गया तो उसने नकाब अपने चेहरे से हटाया। वो देखने में शरीफ लगती थी। मैंने पूछा, तुम रात की इस पहर इस जगह क्या कर रही हो? मेरे पीछे क्यों आ रही हो? 2 पल वो मुझे देखती रही, फिर बोली, मुझे आपसे एक बात कहनी है, जरा करीब आए। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं उसके पास गया। वो बोली, चलोगे साहब? मैं एक जमाना साज इंसान था, समझ गया ये क्या कह रही है। आखिर रात के इस वक्त जो औरत सड़क पर खड़ी हो, जाहिर इसी काम से खड़ी होगी। मैंने कहा, कितने पैसे लोगी? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबसी से कुछ ना बोली। पैसों की तुम फिक्र ना करो। मैंने एक टैक्सी को रुक जाने का इशारा किया। आओ कार में बैठो। मैंने देखा वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश रही और फिर कहने लगी, मुझे अजियत तो नहीं दोगे? सिगरेट से जलाओगे तो नहीं? उसके सवाल पर मेरा दिल पसीज गया। गोया उसके साथ ये सब होता रहा। तभी वो मुझसे ये सवाल कर रही थी। लग रहा था वो औरत बहुत मजबूर है। जमाने की ठोकरें उसको लगी हुई हैं। मैं उसके सामने मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर उसको तसल्ली हो गई। आप मेरे साथ कोई ऐसा जुल्म तो नहीं करेंगे? चाहे मुझे पैसे कम दे देना, मगर मेरे साथ बुरा सलूक ना करना। अब उसने ये बात कह दी जो मुझे और हैरान कर गई। उसने तो शायद इस दुनिया में बहुत बुरा सलूक देखा था, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि अच्छा सलूक करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। मैं उसे गौर से देखने लगा। फिक्र नहीं करो साहब, मैं कम उम्र हूँ और खूबसूरत भी हूँ। वो समझ रही थी कि मैं उसे देख रहा हूँ, जबकि मैं उसके चेहरे की तरफ मुतवज्जो था। सोच रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही है, तो फिर ये जिस्म बेचने पर मजबूर क्यों है? आखिर मेरे साथ कार में बैठ ही गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रुकवाई। होटल वाला मुझे जानता था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा कि आखिर आज मेरे साथ ये लड़की कौन है, क्योंकि मैं अकेला रहता था और खाना मैं उसी होटल से लेकर खाता था। खैर, मैंने उसे इशारा किया कि खाना पैक करो। मैं रोज उससे खाना लेकर जाता था। उसने बिना कोई सवाल किए उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दे दिया। मैं आखिर गाड़ी में आकर बैठा और अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम करके जा चुके थे। अब हम ऑफिस के कमरे में आ गए। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, पहले नहा लो, फिर फ्रेश होकर खाना खाते हैं। कहने लगी, मैंने नहीं खाना। क्या पता इसमें नशावर चीज मिली हो। बेहोश होकर आप मेरे साथ जो जी चाहे करो। मैं आपके पास आ गई हूँ, आपका दिया नहीं खाऊंगी। मैंने कहा, डरो नहीं, खाने में ऐसी कोई चीज नहीं मिलाई। तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए तुम्हारे लिए खाना लिया है।
तुम आराम से खाना खाओ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। वो फ्रेश होके आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। मैंने आज पहली बार किसी को इतनी जल्दी में खाना खाते देखा था, जैसे पता नहीं कितने दिन की भूखी हो। ये जल्दी इस बात की नहीं थी कि उसे कहीं और जाना था, ये उसके पेट में जल रही भूख की आग थी जिसे बुझाने की उसे जल्दी थी। शायद उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। जब उसने खाना खा लिया तो कुछ बच गया। कहने लगी, मैं ये घर ले जा सकती हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो समझी शायद मैं उसे खाना नहीं देना चाहता और वो बात मैंने कुछ और सोच कर कही थी। वो चुप हो गई, फिर वो बुर्का डरते डरते उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ। वो हैरान सी होकर रुक गई। मैंने कहा, मेरे पास आकर बैठो। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करो और फिर मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम आखिर इस काम पर मजबूर क्यों हो। इतना कहूंगा कि क्या ये सब छोड़ सकती हो? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। सड़क से इस कमरे तक ये पूछने के लिए लाए हैं कि मैं ये काम छोड़ सकती हूँ या नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं पागल ही हूँ, सब पागल कहते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ के आओ। उसका लहजा कदरे तल्ख हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रख के अपने पर्स से 50,000 रुपए निकाले। वो हैरान रह गई, कहने लगी, मैंने ये नहीं लेने। आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? उसके चेहरे पर एक थकन थी, आंसू रोक के जैसे बैठी थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कहने लगी, अगर मैं आपको बता भी दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मेरी कहानी सुनकर आपको क्या मिलेगा? ये सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि उसकी मदद जरूर करूंगा। मैंने उसे कहा, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इस मकाम तक पहुंची कैसे हो? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई कयामत उस पर गुजर गई हो। मैं समझ गया कि बहुत बड़ा दर्द लिए वो घूम रही है। दरवाजा खोलकर कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आओ। मैंने उसे बैठने का कहा, फिर बोली, मेरा नाम मेहताब है। मैंने कहा, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। जब उसे लगा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है तो बताने लगी, मैं अपने इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। हर कोई मेरी नीली आंखों का दीवाना था। मेरा बाप गरीब आदमी था, उसने अपने जैसे गरीब शख्स से मेरी शादी कर दी। हम गरीब घर में रिश्ते भी तो गरीब घरों के ही आते हैं। कभी गरीब की झोपड़ी में कोई बादशाह भी रिश्ता लेने आया है? मेरी उम्र 13 साल थी। वालिद ने मेरी शादी कर दी और मेरा शौहर एक बुरा आदमी था। उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था, मगर फिर भी मेरी इज्जत करता था। 2 वक्त की रोटी और छत का इंतजाम उसने मेरे लिए किया हुआ था और वो शराबी भी था। जिगर के कैंसर में मुब्तला होकर वो मर गया। मेरी 3 बेटियां थीं। शौहर के जाने की देर थी कि ससुराल वालों के रवैये ही बदल गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से निकाल दिया। मेरा बाप भी फौत हो गया था। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। मेरा बड़ा भाई नहीं था। मैं मामू के घर आई। मेरे मामू बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ रह सकती हूँ और मैं वहाँ रह भी रही थी। इतने में उनके घर के काम कर देती थी, इस घर की नौकरानी सी बन गई। इसलिए मेरी मोमानी भी मुझसे खुश रहती थी। मेरे मामू का बेटा मेरा कजन जवान जहान था। मैंने उसकी नजरों को अपने वजूद का तवाफ करते देखा था, लेकिन इस बात को मैंने अपना वहम समझा। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैं तो उसे अपने भाइयों की तरह समझती थी। अक्सर मेरी बेटियों के लिए वो दूध भी लेकर आता था, लेकिन जब भी मैं उससे बात करती मुझे लगता उसकी नजरें मुझे घूर रही हैं। वो मेरा काम भी करता तो ये भी कहा करता कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं उसे भाई की मोहब्बत समझती थी, मगर उसके दिल में शायद कुछ और चल रहा था। एक दिन उसने ये कहकर अपने कमरे में बुलाया कि उसे किसी काम के लिए मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं तो हैरान रह गई। जब मैंने मोमानी को इस किस्से के बारे में बताया तो सबने मुझे ही गलत कहा, मैंने ही उसे भड़काया होगा। मोमानी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं एक बदकिरदार और बदचलन औरत हूँ, उनके शरीफ बेटे को खराब कर रही हूँ, और मुझे धक्के देकर एक बार फिर घर से निकाल दिया। मेरे वे सगे मामू थे, मुझे सड़क पर तो नहीं फेंक सकते थे, इसलिए अपने दूर के रिश्तेदार से जो मुझसे 30 साल बड़े थे मेरी शादी करवा दी। वो भी बहुत बुरा था, उसके भी अपने बच्चे थे। मामू ने मुझे कहा कि उसे अपना आखिरी ठिकाना ही समझना, उसके बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया अपनी मरी हुई बहन की खातिर किया, अब मेरे घर मत आना। उस आदमी के 2 बेटे थे जो मेरी बेटियों के लिए जाहिर है नामहरम थे। मेरी बेटियां भी जवान तो नहीं थीं, मगर फिर भी आजकल के जमाने में बेटियों को हर उम्र में बचाना पड़ता है। वो मेरी बेटियों को तंग करते, उन्हें मारते। मेरा दिल तो ये सोचकर डरता कि कल को ये मेरी बेटियों के साथ कुछ और न कर दे। उनके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। मैं उसके साथ 4 साल रही और 4 साल में जिस अजियत में रही ये मैं ही जानती हूँ। वो भी फौत हो गया। फिर दोबारा से बेटियों के लिए दरबदर भटकने लगी। ना मेरे सर पर छत थी ना रोटी थी। एक दिन सड़क पर खड़ी सोच रही थी कि जान दे दूं। ये सोच ही रही थी कि किसी गाड़ी के सामने आ जाऊं या मरकर इस दुनिया से चली जाऊं। बच्चियों के नसीब में हुआ तो उसे कोई उठाकर पाल ही लेगा, नहीं तो वो भी अपनी मौत के साथ इस दुनिया से चली जाएंगी।
आखिर एक मजबूर औरत और सोच भी क्या सकती है। पर मेरी तरफ एक साहब आए और कहने लगे, 1 घंटे के लिए 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए हालात की ममता क्या करती, मैं उनके साथ चल पड़ी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को रोज अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ। बहुत बार सोचा है, सोचती हूँ खुदकुशी कर लूँ, अपनी जान दे दूँ, ये गुनाह तो ना करूँ, लेकिन बेटियों को देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। सोचती हूँ अब जैसे गुजर रही है गुजार ही लूंगी। वो रो रही थी और मैं जमाने की बेहसी महसूस कर रहा था। मैंने उसको दिलासा दिया, कहा कि मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे घर में रहो। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेला हूँ, इसलिए ऑफिस वाले रूम में ही सो जाता हूँ। आज से मेरे घर में आप और आपकी बेटियां रहेंगी। मेरी इस बात का गोया वो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे अपने कार में बिठाया और उसके घर गया। उसकी बेटियां सोई हुई थी, वो बहुत प्यारी थी। मैंने उन्हें गोद में उठाया, मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। वो तो मुसलसल रोए जा रही थी, कहने लगी, आप इंसान नहीं फरिश्ते हैं। मैंने उसे अपने घर में लाकर उसको कमरा दे दिया कि आज के बाद तुम इसे अपना घर समझकर संभालोगी और तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, उनकी अच्छी परवरिश करूंगा। वो दुआएं देने लगी, झोली उठा उठा के मुझे दुआएं देने लगी। मैंने उसे कहा कि जाके सो जाओ। मैं अपने रूम में आ गया और मेरे सामने वो चेहरा गुजरा जब एक लड़की अपने शौहर से झगड़ रही थी। उसे कह रही थी कि तुम मुझे तलाक दे दो, तुमको मेरी कदर नहीं है, क्या है तुम्हारे पास, इस घर में न ढंग का टीवी है न एसी है, कुछ हजार की तनख्वाह में मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती, क्या करूँ जो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इस मोहब्बत को गले में डालकर फिरती रहूं। आलिया, मैंने नया कारोबार शुरू किया है, अगर वो चल गया तो तुम्हें दुनिया की हर चीज ला के दूंगा, सिर्फ इसलिए कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, क्या मुझे छोड़कर जाने की ये वजह है? कम से कम मुझे एक मौका तो दो। तुम्हारा वो कारोबार कभी भी नहीं चलेगा, मुझे दिलासे ही देते रहोगे और मैं तुम्हारे पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए 3 साल गुजार दिए, तुम अब तक कुछ नहीं कर सके, तो आगे क्या करोगे? मुझे तलाक देकर फारिग करो, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती। तुम कभी अमीर नहीं होगे क्योंकि तुम दिल से और सोच से गरीब हो। वो लड़की आलिया मेरी बीवी थी, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने ये कारोबार शुरू किया। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे सिर्फ इस बात पर तलाक दी कि मैं गरीब था। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरे ऑफिस का जो मैनेजर है उसके साथ आलिया की शादी हुई है। मुझे हंसी आ रही थी उसकी किस्मत पर, जिस गरीब को वो पैसों की वजह से छोड़कर किसी और के पास गई थी, आज वही गरीब उसके शौहर का बॉस था। वो बेचारी क्या जाने कि जमाने की तलखियाँ क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था कि अपना घर जानबूझकर जलाने वाली लड़कियों को एक तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। सास बहू का लड़ना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये तो हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए। हजारों आंखों के आंसू देकर घर को आबाद रखने वाली औरतें अब कहाँ थीं? खुदा की कसम, मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी औरत कभी बाप की पगड़ी पर लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पर, कभी शौहर की अना पर खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा माशरा बदल जाए। मैंने सबर की देवी को, जिसे मैं सड़क से उठा कर लाया था, अपने दिल की रानी बना दिया। आज उसी औरत की बच्चियां डॉक्टर हैं और सबसे छोटी बेटी मेरा ऑफिस संभाल रही है। उनको मैं अपनी बेटियों से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। जब से वो औरत और बच्चियाँ मेरी जिंदगी में आई हैं, मुझे जिंदगी में पहली दफा इतना सुकून मिला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।